इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म पे आपने इतने ज़्यादा फॉलोअर हुए, इसकी शुरुआत कैसे हुई? नी अच्छा, बीच में कई सारे कंट्रोवर्सी हुई थी, कई सारे लोग आपको नाम को लेके कन्फ्यूजन में थे। ये हमला भी हुआ था, बम वगैरह भी आपके कोचिंग सेंटर पे फेंका गया था। हाँ, हमारे यहाँ जल्दी से डिसीजन लिया जाता है कि बेटा बड़ा होगा तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। बिज़नेसमैन बनने की कोई सलाह नहीं देता। मिलियंस लोगों के गुरु हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बिहार को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सके? मैं लगातार छोटे-छोटे उद्योग को रिसर्च करके देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि कम पूँजी में कैसे आप बड़ा बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं। तो बहुत सदियों तक इसको दबाया गया है बहुत बुरी तरह से। और वो तो हमको कभी-कभी खुद से रिसर्च करते हैं, सोचते हैं हम कहें जितना इसको दबाया गया है, टूट गया रहता अभी तक। बचा हुआ है अभी बहुत बढ़िया। विधायक जी थे, उसके पिताजी उसको पीट दिए थे। अब मैं वो क्या पीट दिए, यहाँ तो कुछ नहीं बोला। आज अगर किसी को पढ़ना है हमसे 200 रुपये लगते हैं, जिसमें से 18% जीएसटी, 2% बैंक का, 30% इनकम टैक्स देके और सर्वर कॉस्ट काटने के मेरे पास 90 रुपये बचते हैं। तो अब क्या है कि अब आप ज़्यादा दोष देंगे ना तो फिर आप पिटाने वाला काम कर रहे हैं। अब तो थूर देना चाहिए पकड़ के। और इस बार नहीं निकला तो छोड़ देंगे। हाँ, थोड़ा-थोड़ा ज़रूरी है यहाँ पर। मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे, आप लोग वीडियो देख रहे हैं और शुरू से आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि गोस्वामी अगर पहुँचा है खान सर के यहाँ, तो नाम ज़रूर पूछेगा। नमस्कार, मैं अभिषेक गोस्वामी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, काफ़ी इंस्पायरिंग होने वाली है आप सभी के लिए। तो बिना देरी किए, बिना लंबा इस वीडियो का इंट्रोडक्शन हम लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपसे ही सीख मिली है कई सारे वीडियो में। आज हमारे साथ हैं पटना वाले खान सर। सर, सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, जय हिंद। मुझे नहीं लगता कि आपके बारे में कुछ परिचय देने की ज़रूरत है। मिलियंस लोग आपको देखते हैं और सारे लोग आपसे परिचित होंगे। बहुत सारी चीज़ें हम आपसे जानने के लिए पहुँचे हैं पटना में। खासकर आपने देखा होगा मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार हम लोग जब ये पलायन हुआ था बिहार में, जब बाहर से लोग पलायन करके आ रहे थे, तो हम उस समय से हमने एक नया मुहिम छेड़ दिया। रोज़गार के ऊपर नए-नए वीडियोज़ बनाने लगे। कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है बिहार को। उसी से रिलेटेड हम जानने के लिए आपसे पूछे। काफ़ी सारे लोगों को आप शिक्षा देते हैं यूट्यूब के माध्यम से और काफ़ी सारे लोग आपसे वीडियो के माध्यम से नई-नई चीज़ें जानते हैं। लोग पढ़ते भी हैं आपके वीडियो के माध्यम से। आपने बाढ़ पे एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने देखा था कि कैसे बिहार को बाढ़ से बचाया जा सकता है। इस पे आपसे पहले मुझे नहीं लगता कि इस तरह आप कोई रिसर्च किया हो। उसी तरह मैं आपसे ये जानने के लिए पहुँचा हूँ कि बिहार को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है। मैं लगातार लोगों को लघु उद्योग के बारे में बता रहा हूँ, नए-नए बिज़नेस आइडियाज़ दे रहा हूँ। तो मैं आज से ये सब बातें करूँगा कि कैसे बिहार को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। उससे पहले मैं शुरुआत ये करना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोग उत्सुक रहते होंगे आपसे के बारे में जानने के लिए कि खान सर, ये शुरुआत कैसे हुई? इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म पे आपने इतने ज़्यादा फॉलोअर हुए, इसकी शुरुआत कैसे हुई? नींव कैसे खड़ा किया आपने इसकी? देखिए, ज़िंदगी के बारे में एक कहा जाता है कि जब तक ये आपको समझ में आएगी, ये आधा ख़त्म हो चुकी रहेगी। और ये बड़ा ख़राब ज़िंदगी का उसूल है कि आप बनना कुछ चाहेंगे, बनेंगे कुछ, ख्वाहिश कुछ और रहती है। तो कोई जब शुरुआत करता है तो उसको ये नहीं पता रहता है कि वो कहाँ जाएगा। जैसे हम भी शुरुआत किए थे तो हमें बचपन से ही फ़ौज में जाना था। हमने पढ़ाई वगैरह भी उसी तरह से किया। शुरुआत में जैसे मैट्रिक यानी 10th पास किया, हाई स्कूल एनसीसी वगैरह लेना सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिजिकल अनफिट होने की वजह से हम फाइनली वहाँ नहीं जा पाए। तो फिर उसके बाद से धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाना, धीरे धीरे बच्चों को लगने लगा कि नहीं, इन्हें ज़्यादा समझ में आ रहा है। और इसी तरह धीरे धीरे कोचिंग का सिलसिला आया, पढ़ाने लगे। अब हमें क्या है कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा भी हमें टेक्नोलॉजी नहीं आता है, फेसबुक चलाने नहीं आता है हमको, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। और हमारे जैसे आदमी के लिए लॉकडाउन एकदम श्राप की तरह लग गया, क्योंकि लॉकडाउन में आप बिना ऑनलाइन आ ही नहीं सकते हैं। तो फिर मजबूरी में हमको ऑनलाइन आना पड़ा। धीरे धीरे अब पता नहीं क्यों लोगों को पसंद आने लगा, पढ़ाई इतना अच्छा लगा हमको भी देख के। हमें इस बात की खुशी नहीं है कि मतलब इस बात पे उतना नहीं लगता है कि भाई लोग मतलब पसंद कर रहे हैं। ज़्यादा खुशी इस बात करते हैं कि एजुकेशन वाली चीज़ को लोग पसंद कर रहे हैं, ये ज़्यादा चीज़ है। और शिक्षा के सिवा दूसरा किसी को नहीं बदल सकते हैं। किसी समाज, किसी राज्य, किसी एरिया को एक ही रास्ता है बदलने का, शिक्षा। और ये एक ऐसा हथियार है ना जो किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ाता है। कहीं भी शिक्षा लेके आते किसी भी हैं। टॉपिक में मैंने देखा आप काफ़ी रिसर्च करते हैं। आप शुरू से लेके लास्ट तक वो टॉपिक ख़त्म कर देते हैं। आप अकेले रिसर्च करते हैं या इसके पीछे कोई टीम है? देखिए, अकेले ही करना पड़ता है। टीम क्या कर सकती है? सपोज कीजिए हमको क्या चाहिए, किस तरह की वीडियोस, किस तरह की इमेज, उसको समझाएंगे जितना देर में हम खुद ही कर सकते हैं। शुरुआत में काफ़ी तकलीफें हुई थी, धीरे धीरे तकलीफ होते होते एक आदत हो गया है हमको। तो आप वो दिक्कत नहीं आती है। लेकिन पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, हमको समझ भी नहीं आता था कि कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया। यहाँ पे रिसर्च खुद ही करना रहता है। आप पटना में बैठे विदेशों के जो विवाद होते हैं उस पे काफ़ी अच्छा आप उसको सॉल्व करते हैं, जैसे एक आम आदमी भी बैठे-बैठे समझ सकता है। तो कैसे इस सारी चीज़ों को आप रिसर्च करते हैं? देखिए, जिस विवाद को आप देख रहे हैं आज, वो पहले 10-20 15-20 साल पहले से चल रहा है। कोई भी विवाद देखिए, चाहे अभी अफ़गानिस्तान इशू हो
माली में जो करंट सिचुएशन चल रहा है, या फिर ताइवान वगैरह जो भी चल रहा है, पिछले 20-30 साल पुराना है। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो उस वक्त भी हम लोग को एनडीए की तैयारी करनी थी, तो एनडीए में करंट पूछता है, तो आज से 10-12 साल पहले से हम लोग को ये सब में दिलचस्पी थी। तो जो आप अचानक देख रहे हैं ना, वो हम लोग 10-12 साल पहले से उसको देखते आ रहे हैं। तो वो एक बंच ऑफ मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो उसको एक जगह सजो के दे देना होता है। और सबसे बड़ा चीज़ होता है ना, जिज्ञासा। आपको जिस चीज़ में दिलचस्पी रहेगी ना, वो चीज़ आप कहीं से ढूंढ के लेके चले आएंगे। अच्छा, बीच में कई सारे कंट्रोवर्सी हुई थी, कई सारे लोग आपको नाम को लेके कन्फ्यूजन में थे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? धीरे धीरे लोग शांत हो गए, जिनकी इच्छा थी कि भाई ये हमको जानना है, धीरे धीरे अब लोग वो शांत हो चुके हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गलतफहमी बहुत ख़राब चीज़ होती है, और जब कभी ऐसा रहता है तो हमारे दादाजी ने हमको सिखाते हैं कि तुम शांति से रहना, सबको धीरे धीरे सच्चाई पता चल जाएगी। और आज सच्चाई समझ में आ रही है। एक्चुअली कंट्रोवर्सी चालू हुई थी 25 अप्रैल को, जब हमने बताया था कि किस तरह से रेडिकलाइजेशन, लोग में अपनी बात मनवाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फ्रांस के राजदूत को पाकिस्तान वाले बाहर निकाल रहे थे, उसमें एक पार्टी थी तहरीक लब्बैक पार्टी। हमने कहा था कि ये गधा है, सब पढ़े लिखे नहीं है, सब ये सब, तो हम पाकिस्तान की पार्टी को बोले थे। अब यूट्यूब पर क्या है, लोग पैसे कमाने की होड़ लगा दिए हैं। अब कुछ लोग इसमें अपने पैशन के लिए आते हैं, बट उन्होंने क्या किया ना, पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक की पार्टी आगे हटा दिया। अब उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया कि भाई इन्होंने किसी जाति विशेष को बोला है। तो लोग भी समझदार है, धीरे धीरे समझे कि नहीं, ऐसा बात नहीं है, वो लोग पैसा कमाएं। और जो लोग मेरा नाम बेच के पैसा कमाएं, हम कहें कि चलो भैया, ये भी अच्छी बात है, लॉकडाउन में तुम्हारा भी परिवार चल गया, भले तो किसी का नाम बेच के। देखिए, जो जैसा है उसको आप बदल नहीं सकते, कितना भी कुछ भी बोलिए, सच सच ही रहता है। अच्छा, बीच में मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें आप पे हमला भी हुआ था, बम वगैरह भी आपके कोचिंग सेंटर पे फेंका गया था। उसके क्या सच्चाई थी? ये शुरुआती दौर में हमारे पास, जैसे लॉकडाउन से पहले की घटना है, 2019 की बात है, तो बम ब्लास्ट वगैरह कर दिया गया था। अब अलग अलग देखिए, अब कहीं भी अगर आप शिक्षा को आगे बढ़ाइएगा तो अशिक्षित लोगों को तो तकलीफ होगी ही होगी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों को ऊपर वाला सद्बुद्धि दे। और आखिर हम लोग करना क्या चाहते हैं? समाज को पढ़ाते हैं, एक शिक्षक क्या करेगा? आपको पढ़ लिख के जब लड़कों का नौकरी लग जाता है, कोई दरोगा बन गया, कोई रेलवे में गया, कोई कहीं गया, क्या देता है? 1-1 किलो मिठाई लेके आता है तो लगता है कि बहुत बड़ा धन दे दिया। जबकि देखिए, वो एक खुशी होती है। दुनिया में 3 ऐसे लोग हैं जो हारना पसंद करते हैं, हमारे माँ, पिता और गुरु। यही है जो चाहता है कि अपने बच्चों से हम हार जाएं। बाकी सबको जीतने वालों से जलन होती है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमें हरा दे। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट उस मकाम पे जाएं कि उनसे मिलने जाएं तो उनके ऑफिस में पूछना पड़े, मे आई कमिंग सर। ये हम लोग के लिए सबसे बड़ा खुशी। वहाँ हार के लगता है नहीं, हम जीत गए। अच्छा, बीच में जैसे हमारे यहाँ भारत में तो ये जो है एक दोहा फेमस है कि जात न पूछो सादगी पूछ लो जो ज्ञान। तो उसमें अब तो लोग शांत हो गए, बीच में बड़ा लोग नाम के पीछे पड़े हुए थे, बड़ी बड़ी मेन मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी पीछे पड़ी हुई थी। थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे, हमारे देश के युवा जो हैं बड़े जल्दी हताश हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब की तैयारी करते हैं, अगर उनको फिर जॉब नहीं मिला या पढ़ाई में कहीं पिछड़ गए तो बहुत जगह हमने देखा आत्महत्या जैसे लोग सोच रखते हैं, या फिर उनको सोच लेते हैं कि फिर आगे लाइफ में हमारा कुछ भी नहीं है। उनके लिए मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप कुछ हमारे वीडियो के माध्यम से दें। देखिए, जो सुसाइड करते हैं लोग ना, ये सबसे महाबेवकूफ़ इंसान है। वो सुसाइड करते हैं, अपनी ज़िंदगी को लगता है ख़त्म कर दी। उससे पीछे कितनी जुड़ी है? माँ बाप के लिए सबसे बड़ा बोझ होता है बुढ़ापे में बेटा की अर्थी उठाना। ये एकदम गलत होती है। और जो मुसीबत और तकलीफ़ है ना, यही तो वो चीज़ है जो कामयाबी के बाद दुनिया को बताएंगे। वरना आपको, अब जैसे देखिए अंबानी जी हैं, बहुत रईस हैं, उनके बेटा क्या बताएंगे? भैया आपको तो बना बनाया मिला था। तो जिनको मुसीबत है, तकलीफ है, वो खुश होइए, ये आपका डिपॉजिट है। कल को दुनिया आपसे यही पूछेगी कि आपके पास कुछ नहीं था, आपने ऐसा कर दिया। खाने को पैसा नहीं था, अडानी के पास। आज देखिए, अडानी इंडिया की टॉप कंपनी बन गई। तो सबके सामने परिस्थितियां होती हैं। कभी किसी इंसान की पानी में गिरने से मौत नहीं हुई। मौत उसकी होती है जो तैरना नहीं जानता है। तो परिस्थितियों को दोष नहीं देना चाहिए। अगर हम उबलते हुए पानी में अंडा को डालेंगे ना, तो अंडा खुद को बदल लेता है, सख्त कर लेता है। गाजर को डालेंगे तो अपने को गला देता है, लेकिन चाय की पत्ती को डालते हैं तो पानी को ही चाय में बदल देता है। तो हम परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए, उसी को बदल देते हैं। अच्छा, अपने यहाँ बिहार में एक मानसिकता ये है, जो हमारे यहाँ के माता पिता जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे यहाँ जल्दी से डिसीजन लिया जाता है कि बेटा बड़ा होगा तो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा। बिजनेसमैन बनने की कोई सलाह नहीं देता है, क्योंकि बाहर के राज्यों में देखें, गुजरात वगैरह में सब लोग शुरू से ही बिजनेसमैन बनने की शिक्षा लेते हैं। तो ये मानसिकता बदलनी चाहिए अपने बिहार के लोगों को। देखिए, किसी की भी मानसिकता होती है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिजनेस के लिए थोड़ी सी फंड की ज़रूरत होती है।
बिजनेस में 3-4 फंड चाहिए। एक आपको स्टेबलाइजेशन करने के लिए, एक पैसा होना चाहिए रनिंग के लिए, एक होना चाहिए फ्यूचर के लिए, एक बैकअप मनी होनी चाहिए। यानी आप जितना में बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं उससे 4-5 गुना रहना चाहिए। ये एक मॉडल होता है बिजनेस का। बट आप देखिए बिहार या किसी हिंदुस्तान के किसी भी ग्रामीण एरिया की बात करें, उनके पास फंड नहीं होता है। वो ये सोचते हैं ना कि हमको एजुकेशन में अगर ले जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर बनाएंगे तो एक बार में पैसा नहीं लगेगा, फीस लगेगा, मंथली लगेगा, कुछ लगेगा। अब बेटा कामयाब हो जाएगा तो कुछ कुछ आने लगेगा। तो हर इंसान कामयाब होना चाहता है, तो हमें केवल एक बार नहीं सोचना है। दूसरा क्या है कि बिजनेस सिक्योरिटी के नाम पर कुछ नहीं। आप जैसे मान के चलिए बैंक्स में, हम अपनी बात बताते हैं, हमें जब मैं अपनी पहली कार खरीदनी थी ना, तो मेरी उम्र उस समय 22 साल थी। HDFC बैंक ने हमें लोन नहीं दिया था, ये कह के कि आपकी उम्र कम है। तब हम क्या करेंगे? बिजनेस चालू करना रहता दे देता है, नहीं देते हैं आप, कहाँ जाते हैं इंसान। तो कई समस्या होती है। ऐसा नहीं करें कि सबको एक ही फील्ड में आना चाहिए। सबको हम ये कहते हैं कि जिसमें आपकी दिलचस्पी है आप उस काम को कीजिए, वही परफेक्ट है। अच्छा, फाइनली हम लोग जिस मुद्दे पे आपसे जो सीख लेने के लिए मैं आप तक पहुंचा हूं, चूँकि बड़े अच्छे से आप समझाते हैं, बड़े अच्छे से ज्ञान, चूँकि आप मिलियंस लोगों के गुरु हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि बिहार को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सके। मैं लगातार छोटे छोटे उद्योग को रिसर्च करके देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि कम पूंजी में कैसे आप बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि बिहार को या भारत को, पूरे देश की बात की जाए, कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है? देखिए, एक हम आपको कहना चाहते हैं ना कि एक ट्रेन का इंजन कितना भी पावरफुल हो ना, सारी बोगी में चेन पुलिंग कर दीजिए, वो कभी नहीं खींच ले जा सकता। तो हमें बिहार या देश को आगे नहीं, यहाँ के लोगों को आगे बढ़ाना है। इन लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी है कि ये आगे बढ़ेंगे। तो जब हम बोलते हैं ना बिहार को आगे बढ़ाना है, एक दिमाग पे ना या इंडिया को आगे बढ़ाना, एक प्रेशर आ जाता है, भाई इतना बड़ा है, बड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हमें करना है कि इंडिविजुअल इंसान को इंसान ही नहीं रहने देना है। जो जनसंख्या देख रहे हैं ना, इसे मानव संसाधन में बदलना है। अगर हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ हुनर हो, कोई टीचर हो, कोई अच्छा किसान हो, कोई डॉक्टर हो, कोई बिजली मिस्त्री हो, छोटा बड़ा सब काम है, बशर्ते उसको अपने काम में स्पेशलिस्ट हो, ताकि उसको एक जगह मिले, तो वो जनसंख्या नहीं, हमारे लिए मानव संसाधन हो जाएंगे। यकीन मानिए 140 करोड़ जनसंख्या तब बोझ नहीं, हमारे लिए वो आशीर्वाद साबित होगी। और पूरी दुनिया देखेगी कि सबसे ज़्यादा कुशल मैन पावर कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो ज़रूरत है उनको इस चीज़ की कि हर इंसान में कुछ। आज क्या है, रोजगार मांगने जाते हैं, सर हमको 10,000 की ज़रूरत है, जो काम बोलिएगा कर देंगे। अरे भैया, तुमने अपनी ज़रूरत बता दी, कंपनी को क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास है? नहीं है। यहाँ पे चाइना ने यही किया ना, उसने कुछ नहीं किया, उसने स्किल्ड कर दिया, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक स्किल्ड कर दिया। तो ये ज़रूरत है हर इंसान को व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना है। धीरे धीरे हम ही से देश बनता है। मैंने स्पेशली बिहार का नाम इसलिए लिया था कि जब लॉकडाउन में पलायन हो रहा था, मैक्सिमम लोग बिहार के थे। आंशिक रूप से यूपी कह सकते हैं, बंगाल कह सकते हैं, MP कह सकते हैं। मैक्सिमम लोग बिहारी थे जो पलायन कर रहे थे, इसलिए मैं बिहार का नाम लिया कि बिहार में ऐसी कोई सुविधा नहीं है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है। सरकार इस पर भी मुझे नहीं लगता कि पहल कर रही है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों पे। इस पर आपने वीडियो भी बनाया था कुछ दिनों पहले, बिहार में फैक्ट्रियों के ऊपर। तो बिहार को खासकर मैं इसलिए फोकस करता हूँ। बिहारी लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों से? देखिए, फैक्ट्रीज वगैरह के लिए क्या है ना, सबसे ज़्यादा स्किल्ड लेबर हमारे बिहार में है। अगर कहीं भी चल जाएं बड़े बड़े फैक्ट्री में तो बिहारी मिल जाएंगे। वो बिहार में रह के बिहार के लिए काम कर सकते हैं। तो बिहार के लिए काम कर सकते हैं। एक्चुअली बिहार में कई समस्याएं, एक दो तो नहीं, एक बाढ़ एक अलग समस्या है, नक्सलाइट अलग समस्या, एक लॉ एंड ऑर्डर सबसे भयानक समस्या है। कोई बड़ी कंपनी इन्वेस्ट करने जाएगी, उसको लगेगा कि हम सेफ रहें या ना रहें, मतलब उस टाइप का लॉ एंड ऑर्डर, या फिर एक कंपनीज के लिए स्पेसिफिक वो चीज़ें नहीं रहने की वजह, कई सारे रीजन हैं यहाँ पर, जिस वजह से यहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह नहीं लग पाती हैं। और सबसे बड़ा तो जैसे जब झारखंड अलग हुआ तो उसी समय तो एक संभावना थी, उसको ख़त्म किया गया। और जब देश आज़ाद हुआ तो एक नियम लाया गया था। वो नियम को आप शुद्ध भाषा में कहिए तो बिहारियों के पीठ पर छुरा मारा गया। फ्रेट इक्विबेरियम रूल था। मतलब बिहार का कोयला कहीं पे भी चला जाए, भाड़ा सरकार देती थी। तो कंपनी क्यों आएगी बिहार में? क्योंकि उस समय बिहार झारखंड एक में था। फ्रेट इक्विबेरियम नियम के हिसाब से ज़्यादातर कंपनियां कहाँ शिफ्ट हो गई, जो समुद्र के एरिया थे, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, क्योंकि कोयला पे तो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी। क्यों भाई? अब बताइए, जब सब्सिडी दे रहे हैं तो वहाँ से जो गाड़ियाँ बिहार में आ रही हैं, बन के मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन का भी आप दे दीजिए। गुड्स इक्विबेरियम भी लाइए, जब यहाँ से ले जा रहे हैं कोयला, वहाँ से सामान नहीं, वहाँ पे नहीं। अब इसका कोई उस तरह से विरोध नहीं किया। रीजन क्या है कि यहाँ के लोग में एजुकेशनल जागरूकता वो नहीं है। एकेडमिक पढ़ाई नहीं होती। आप ग्रेजुएशन कर लिए, अपने सब्जेक्ट में जान गए, यही बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाती। आपको जागरूक भी रहना पड़ेगा। तो बहुत सदियों तक इसको दबाया गया है, बहुत बुरी तरह से। और वो तो हमको कभी कभी खुद से रिसर्च करते हैं, सोचते हैं हम कि जितना इसको दबाया गया है, टूट गया रहता, अभी तक बचा हुआ है, अभी बहुत बढ़िया। चलिए, फाइनली अभी थोड़ा सा हम लोग ये आपसे कुछ अलग कोचिंग के बारे में बात करना चाहेंगे। अभी ये तो सीरियस बात हो गई है देश के मुद्दे पे।
कभी आपको ऐसा लगा है, कभी ऐसे किसी छात्र को डांट रहे हो या उसके घर से कंप्लेन आया हो, या कभी किसी छात्र को पढ़ाते हुए, कभी पटना में बहुत तरह के छात्र हैं, पटना में मैं भी पढ़ाई यहाँ पे किया हूँ, तो बहुत से ऐसे छात्र हैं शुरुआती में कि वो धमकी वाले रोल में आ जाते हैं, छात्र भी यहाँ के कभी कभी, तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है, मतलब गिनती से ऐसा। मैंने एक बार एक वीडियो में देखा था आपका कि एक विधायक के बेटे को कभी मारा। उसके विधायक जी थे, उसके पिताजी उसको पीट दिए थे। अब मैं वो क्या पीट दिए, यहाँ तो कुछ नहीं बोला, गया अब पापा को बुला के लाया, वहाँ ये नहीं बताया ना कि हमको टीचर ने पीटा, घर के लोगों को बुला के लाया। जब यहाँ आए तो उनको बताएं कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, तो वो लोग मेरे सामने भी एक दो हाथ उसको लगाएं। हमको बड़ा खुशी हुआ कि गार्जियन समझदार है, लड़के को यंग खून रहता है उसको ये। और एक और लड़के को बदमाशी कर रहा था बहुत, उसको हम क्लास से भगा दिए थे। नीचे बैठा, कहा सर यहीं पढ़ेंगे। हम कहें नहीं पढ़ाएंगे तुमको, कहा कि हम यहीं पढ़बे करें। हम कहें कि भाई तुम किस तरह से बात कर रहे हैं। कल की बात कर रहे हैं, कल वो मिठाई लेके आया था, कहा सर दरोगा बन गया। हमको याद है ना तुमको भगाए थे, कहता हाँ सर भगाए थे, लेकिन उसके बाद हम पीछे बैठ के पढ़ते थे। तो खुशी भी होती है इस बात। बिहार में डायलॉग फेमस है, चाचा में हमारे विधायक हैं, और उसके तो पापा ही विधायक थे। तो काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, काफ़ी अच्छा। आप मैंने एक देखा था ना कि सर हमारे यहाँ बिहार में परिस्थितियों को लोग दोष देने लगते हैं कि हमारी परिस्थिति ऐसी नहीं थी, हम पढ़ सकते थे, हमारे पिताजी ऐसे नहीं थे, या संसाधन हमारे पास कमी था, नहीं तो हम ये कर सकते थे। बड़े लोग जब उम्र बढ़ती है तो लोग दोष देने लगते हैं अपनी परिस्थितियों को, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी परिस्थितियों को दोष देता है ना, इंग्लिश में कहावत कह देता है कि टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन। जो आज का दिन है हमारे कल किए गए कारनामों का रिजल्ट है, तो गलत करेंगे तो गलत ही मिलेगा। तो ये बात हम मानते हैं कि पहले के वक्त में परिस्थितियाँ थीं, लेकिन अभी के वक्त में 5G 4G के ज़माने में, हम लोग के वक्त में क्या था कि अगर पढ़ाई में कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो आपको अगले दिन टीचर ही बताएंगे। बुक्स में ढूंढने में परेशानी, आज देखिए गूगल है, यूट्यूब है, एप्लीकेशन है। अब पहले क्या था, फीस वगैरह थी। हम लोग के वक्त में कुछ, हम लोग के दोस्त सब दिल्ली वगैरह में पढ़ने के लिए बात कर रहे थे, जब हम लोग इंटर पास किए थे तो पता चला लाख रुपए फीस है, मर जाएगा इंसान, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ने में। आज अगर किसी को पढ़ना है हमसे 200 रुपये लगते हैं, जिसमें से 18% GST, 2% बैंक का, 30% इनकम टैक्स दे के और सर्वर कॉस्ट काटने के मेरे पास 90 रुपये बचते हैं। अब आप बताइए, इतना तो कोई भी दे सकता है, और वो महीने का नहीं है, उसके कोर्स का है, कोर्स का है। तो आज के वक्त में तो अब ऐसा नहीं है। अब जियो ने भी बहुत अच्छा, इसमें काम जियो ने बहुत अच्छा किया, डिजिटलाइजेशन को बहुत आगे ले गया वहाँ पे। अब तो वो भी पढ़ सकता है, सबको नेट साक्षर कर दिया, उसके बाद से ही आम आदमी भी नेट चलाने लगे थे। तो अब क्या है कि अब आप ज़्यादा दोष देंगे ना तो फिर आप पिटाने वाला काम कर रहे हैं। अब तो थूर देना चाहिए पकड़ के। और गार्जियन को भी कहते हैं कि बच्चे को आप राजा महाराजा की तरह दुलार कीजिए, लेकिन उस पर नज़र वैसे ही रखिए जैसे आप अपने दुश्मन पर रखते हैं। कैसे किसी को पता चल जाए कि आज आपको कोई मारेगा तो हमेशा चौकन्ना रहेगा। माँ बाप को दुलार प्यार में कोई कमी, लेकिन चौकन्ना रहिए। भय बिना प्रीत कहाँ। लेकिन लड़कों में, हम पटना के स्टूडेंट्स की बात करें, इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, अरे यार छोड़ो, इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आया कहाँ? माँ बाप को, बाबू चलो बाबू पढ़ो यहाँ पे। उनको हम ये नहीं करें कि आप उनको जान ले लीजिए, बट बीच बीच में टोकते रहिए वहाँ पर। इस बार नहीं निकला तो छोड़ देंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा जरूरी है, यहाँ पर प्रेशर आना जरूरी रहता है ना। वरना कौन, किसान अपने बैल से बहुत प्यार करता है, लेकिन मारता भी है उसको, नहीं मारेगा तो बिगड़ जाएगा वहाँ पे। ज़रूरी भी है, सब चीज़ ज़रूरी है। अच्छा, आप हमेशा, मैंने जैसे आपने कहा छोड़ देंगे, आप हमेशा देसी लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। एक आम आदमी भी समझता है और एक बड़े ओहदे पे बैठे हुए लोग भी समझते हैं उस भाषा को। आपको नहीं लगा कि हम अगर धीरे धीरे नाम बढ़ रहा है, हम आगे आ रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा लैंग्वेज में भी बदलाव आना चाहिए, या फिर आप वही लैंग्वेज में बात करते हैं? इंसान, देखिए हम ये कहेंगे कि इंसान को अपने ओरिजिनल, आप उस भाषा में बात करते हैं ना जो सीधे सामने वीडियो देखने वाले के अंदर टच करता है, उसका जो, देखिए हम जानते हैं हम वही बोलते हैं। इंसान को ज़्यादा बनावटी नहीं रखना चाहिए, ओरिजिनल रहना चाहिए, क्योंकि जो कीमत ओरिजिनल की होती है वो डुप्लीकेट की कभी हो ही नहीं सकती। हम बना के कितना भी अच्छा बोलेंगे, जो ओरिजिनल है, जो देहातीपन है, बचपन में वो जो खटिया पे बैठ के खेलना, वो सब चीज़ कहाँ से चला जाएगा? कहीं भी रख दीजिएगा वो नहीं जा सकता। तो बस यही बात है। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मिलके। फाइनली अगर आप मेरे बारे में क्या कहना चाहेंगे, मेरे व्यूवर्स से जो लोग देख रहे हैं? जी, हमने आपका कई लॉकडाउन में 1-2 वीडियोस देखे थे हमने आपके, कि काफ़ी लोगों का आप हेल्प किए इंडस्ट्रीज़ के में, लघु उद्योग में, या फिर वो शादी ब्याह में कैसे कहाँ से सामान वगैरह खरीदे। तो हमने कहा कि काफ़ी अच्छा, ये यूज़फुल है। अब वो आपका सेक्टर रहता है, अब जैसे हमारा एजुकेशन है, लेकिन आप अपने सेक्टर में भी बहुत कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, अच्छी बात है। सबको करना चाहिए जो जहाँ से है। एक एक करके ही सब लोग बढ़ेंगे तो देश भी बढ़ेगा।
मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे होंगे, आप लोग वीडियो देख रहे हैं और शुरू से आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि गोस्वामी अगर पहुंचा है खान सर के यहाँ तो नाम ज़रूर पूछेगा। लेकिन ये भारतीय होने के खिलाफ है। आप सभी सुने होंगे, हमारे यहाँ भारतीय परंपरा है कि जो ज्ञानी है, जो गुरु है, जो टीचर है या जो जिसके पास ज्ञान है उससे ज्ञान पूछ लेना चाहिए, नाम के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि आपको भी ये सारे चक्कर छोड़ देना चाहिए कि नाम क्या है, खान सर अमित सर हैं कि खान सर हैं, काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा। तो ये आप सभी को ये सब भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बाकी बहुत सारा आपसे नॉलेज मिलता है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग मैंने देखा है कि आईएएस रैंक के अधिकारी भी आपके वीडियोस, कई सारे लोग मिले, वो खान सर के बारे में चर्चा करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है सर देख के कि ये आप पटना में रह के हमारे बिहार का नाम, आप तो भारतीय हैं लेकिन हमारे बिहार का पटना का जब नाम होता है ना, क्योंकि बिहार का पटना का नाम और भी क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्र में है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है जब एजुकेशन के क्षेत्र में कोई नाम लेता है कि पटना वाले खान सर, हमारे लिए गर्व की बात होती है। काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे मिलके और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातें, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर इतना समय देने के लिए। बाकी खान सर थे हमारे साथ, पटना वाले खान सर थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और कुछ सवाल रहा खान सर के बारे में तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर मिलेंगे खान सर से। और फिलहाल हम आप सभी से विदा चाहेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे लिए कुछ सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नमस्कार, धन्यवाद।